दुष्यंत राज्य में राजा विश्वजीत अपनी 5 सुंदर पुत्रियों के साथ रहते थे और उन्होंने उनके लिए अपने महल में एक बहुत बड़ा कक्ष बनवाया था जिसमें उनकी 5 पुत्रियां एक साथ रहती थी और उनके सोने के बाद उन राजकुमारियों की सुरक्षा के लिए कक्ष का द्वार बंद करवा दिया जाता था। लेकिन एक दिन पिताजी, हम सब जा रहे हैं सोने। पुत्री, सब ठीक तो है ना? आज आप सबको इतनी जल्दी नींद आ रही है? वो असल में पिताजी, आज हम पांचों ने बगीचे में बहुत देर तक पकड़म पकड़ाई खेली ना, बस इसीलिए हम सब थक गए हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, तो फिर जाइए, आप सब आराम कीजिए। अभी राजा यह कह रहे थे तभी रानी बोली, हाँ पुत्रियों, अब आप सब अपने कक्ष में जाकर आराम कीजिए। अब आप पांचों से कल बात होगी। शुभ रात्रि। और फिर रानी के कहने पर वह 5 राजकुमारियां अपने कक्ष में सोने जा चुकी थी। तभी महाराज बोले, सैनिकों, राजकुमारियों के सोते ही उनके कक्ष का द्वार अच्छी तरह से बंद हो जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। और फिर महाराज के कहने पर सैनिक उन 5 राजकुमारियों के सोने के बाद उस बड़े कक्ष का द्वार बंद कर चुके थे। तभी अगले दिन महारानी, सुबह हो चुकी है मगर अभी तक हमारी पुत्रियां नहीं जागी। हाँ, पता नहीं। कोई बात नहीं, हम खुद ही उन्हें जगा देते हैं जाकर। और फिर राजा यह कहकर राजकुमारियों के कक्ष के बाहर खड़े होकर उन्हें आवाज दी, पुत्रियों, उठो, सुबह हो गई। अरे कब तक सोती रहोगी? अब जाग भी जाओ। अभी राजा उन राजकुमारियों को जगा रहे थे तभी उनकी नजर उन 5 राजकुमारियों के जूते पर गई तो वह देखकर हैरान हो गए थे। अरे, ये राजकुमारियों के जूते कैसे घिस गए? मैंने कल ही तो उनके लिए दूसरे राज्य से कीमती वस्त्र, जेवरात और जूते मंगवाए थे, तो इनकी ये हालत कैसे हो गई? अभी राजा उन राजकुमारियों के जूते देखकर हैरानी से अपने मन में सोच ही रहे थे तभी अचानक राजकुमारी के कक्ष के अंदर से आवाज आई, ओहो पिताजी, हम तो कब के जाग गए थे, मगर कक्ष के बंद होने के कारण हम कब से यहीं बैठे हुए हैं। अब आप कक्ष का द्वार खुलवाएं। ठीक है, तुम कुछ देर इंतजार करो, मैं अभी सैनिकों से कहकर कक्ष का द्वार खुलवाता हूँ। और फिर राजा के कहने पर सैनिकों ने कक्ष का द्वार खोल दिया था। तभी राजा बोले, पुत्रियों, ये आपके जूते कैसे घिस गए? अभी कल ही तो मैंने आप सब के लिए नए जूते मंगवाए थे। राजा के पूछने पर राजकुमारियों ने अपने जूतों को देखकर, जो वाकई में बहुत ज्यादा घिसे हुए थे, पता नहीं पिताजी, हो सकता है जब हम पांचों कल बगीचे में खेल रहे थे तो शायद उसी समय हमारे जूते घिस गए होंगे। हाँ, हो सकता है। अभी राजा यह बोल ही रहे थे तभी चौथी राजकुमारी बोली, ओहो पिताजी, हो सकता है ये जूते अच्छे ही नहीं थे, तभी तो इतनी जल्दी घिस गए। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं। खैर, मैं दोबारा से आप लोगों के लिए नए जूते मंगवा दूंगा। और फिर राजा यह कहकर वहां से जा ही चुके थे। तभी उनके जाने के बाद वह 5 राजकुमारियां एक दूसरे को देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रही थी। महाराज, आज फिर राजकुमारियों ने उठने में इतना समय लगा दिया। ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही उन्हें जगा देती हूँ। और फिर राजकुमारियों के कक्ष का द्वार सैनिक से खुलवा रही थी। तभी उनकी नजर राजकुमारियों के जूतों पर गई जो पूरी तरह से घिसे हुए थे। अरे पुत्रियों, ये आप पांचों के जूते घिस कैसे गए? अभी 2 दिन पहले ही तो महाराज ने आपके लिए नए मंगवाए थे। पता नहीं माँ, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है किसी ने खराब कर दिए हो। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और फिर रानी ने राजा के पास जाकर उन्हें ये बात बताई, जिसे सुनकर राजा परेशानी से बोले, महारानी, मैं भी कल राजकुमारियों के जूते घिसे हुए देखे थे।
मगर उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। पर महाराज, यह कैसे हो सकता है? भला एक ही दिन में जूते कैसे घिस सकते हैं? हाँ महारानी, मुझे भी ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। खैर छोड़िए, हो सकता है जूते ही खराब होंगे। और फिर इसी तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन उन राजकुमारियों के जूते रोज सुबह वैसे ही घिसे होते थे और यह देखकर राजा और रानी दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। महारानी, हमें लगता है राजकुमारियां हमसे कुछ छुपा रही हैं। अब हमें उन पर खुद ही नजर रखनी होगी। जी महाराज, सही कह रहे हैं। इस बात का पता लगाने में मैं भी आपका सहयोग करूंगी। जी महारानी, मुझे किसी भी कीमत पर इन घिसे हुए जूतों के रहस्य का पता लगाना ही होगा। मगर महाराज, आप कैसे पता लगाएंगे? आज रात हम राजकुमारियों के कक्ष के द्वार पर खुद ही ताले लगाएंगे और सुबह तक इनकी निगरानी करेंगे। आखिर हम भी तो देखें, हमारी राजकुमारियां हमसे झूठ बोलकर रात के समय कहां जाती हैं। ठीक है महाराज, हो सकता है इसी से हमें कुछ पता चल जाए। रानी के पूछने पर राजा उन्हें अपनी सारी योजना बताकर अब रात होने का इंतजार कर रहे थे। महाराज, रात हो गई है। हाँ महारानी, मैं अभी कक्ष के द्वार पर ताला लगा देता हूँ और रात हम यहीं छुपकर राजकुमारियों की निगरानी करेंगे। जी ठीक है महाराज। और फिर वह दोनों कक्ष पर ताला लगाकर पूरी रात राजकुमारियों के कक्ष के बाहर छुपकर उनकी निगरानी कर रहे थे, मगर उन्हें इस रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता चल सका था। लेकिन सुबह होते ही उनके जूते घिसे हुए दिखाई दिए। महारानी, हम तो सारी रात यहीं थे और ताला भी बंद है कक्ष के द्वार का, तो ये राजकुमारियों के जूते घिस कैसे गए? हाँ महाराज, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। अब हम इस रहस्य का पता कैसे लगाएंगे? जी महारानी, हमें जल्द ही इस रहस्य का पता लगाना होगा। मगर हम क्या करेंगे? हम आज अपने महल में एक सभा का आयोजन करेंगे। ठीक है महाराज। और फिर राजा और रानी दोनों वहां से अपने महल के दरबार में जाकर मंत्री जी से बोले, मंत्री जी, आज हमारे महल में एक बहुत बड़ी सभा होगी और इस बात का ऐलान आप हर राज्य में करवा दीजिए। जी महाराज, मगर कोई खास वजह? जी, वजह तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये बात आपको वक्त आने पर खुद पता चल जाएगी। जी ठीक है महाराज। और फिर मंत्री जी राजा के कहने पर हर राज्य में इस बात का ऐलान करवा देते हैं और शाम के समय राजा विश्वजीत के महल में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। आप सब यहाँ इतनी दूर दूर से आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मगर मुझे यहाँ एक बहुत जरूरी ऐलान करना है। जी महाराज, बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी 5 पुत्रियां हैं और मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं, मगर कुछ दिनों से मेरी पुत्रियों के जूते रात के समय घिसे हुए मिलते हैं और मुझे इस रहस्य के बारे में जानना है। जूते घिसे हुए होते हैं? राजा विश्वजीत, ये आप क्या कह रहे हैं? और भला ये कैसे हो सकता है? वो सब मैं नहीं जानता, मगर मैं बस इतना कहूंगा कि जो भी मेरी पुत्रियों के घिसे जूतों का ये रहस्य सुलझाएगा, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह करूंगा और साथ ही उसे अपने राज्य का राजा घोषित कर दूंगा। ठीक है महाराज, हम यहाँ इस सभा में हुई बात को हर राज्य में ऐलान करवा देंगे। और फिर वह सब एक एक करके वहां से जा चुके थे। लेकिन अगले दिन राजा महल में दूर दूर से आई राजकुमारों, बुद्धिमान पुरुष, धनी पुरुष, जादूगर, सब ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, मगर वह सब नाकाम रहे, क्योंकि रात के समय उस कक्ष के द्वार से ना तो ताला खुलता, ना ही कोई आवाज आती। लेकिन उन्हें सामने ही अचानक वहां रखे जूते अजीब तरह से घिसे हुए मिलते।
माफ कीजिएगा महाराज, इस गुत्थी को मैं नहीं सुलझा सकता। जी महाराज, मैंने भी कोशिश की, मगर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। और फिर इसी तरह उन सब ने राजा को पूरी तरह से नाउम्मीद कर दिया था। तभी राजा दुखी होकर रानी से बोले, पता नहीं मेरी पुत्रियों के जूते से ऐसा कौन सा रहस्य जुड़ा है जिसका पता किसी को भी नहीं चल पा रहा है महारानी। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। लगता है हमें अब इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। हाँ महारानी, आप सही कह रही हैं। अब हम इस रहस्य को नहीं सुलझा सकते हैं। राजा यह कहकर वहां से जा चुके थे, लेकिन किसी दूसरे राज्य का एक गरीब अजीत नाम का लड़का किसी काम से अपने राज्य के किसी दूसरे गांव जा रहा था। तभी उसने रास्ते में दो आदमियों को बातें करते हुए सुना। अरे तुमने सुना, पड़ोसी राज्य के राजा ने सभा में क्या ऐलान किया है? क्या ऐलान किया है भाई, जरा मुझे भी बताना। और फिर दूसरे आदमी के पूछने पर पहला आदमी ने उसे राजा की सारी बात बताई और फिर वह दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए वहां से चले गए। लेकिन अजीत उनकी सारी बातों को सुनकर वहीं खड़ा होकर अपने मन में सोचने लगा। अगर राजा विश्वजीत की पुत्रियों के जूते का रहस्य मैं सुलझा लूं, तो शायद राजा विश्वजीत मेरे जीवन को बदल देंगे और फिर हमारे सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अभी अजीत यह सोच ही रहा था, तभी दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर बोली, पुत्र, तुम क्या सोच रहे हो? अजीत अपनी सोच में गुम ही था। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर वह अपनी सोच से बाहर आकर बोला, अम्मा, मैं राजकुमारियों के घिसे हुए जूतों के रहस्य सुलझाने के बारे में सोच रहा हूँ। अभी अजीत बोल ही रहा था, तभी उस बूढ़ी औरत ने अजीत को एक वस्त्र देते हुए कहा, यह लो, मगर बेटा, मैं तुम्हें एक मुफ्त की सलाह देना चाहती हूँ। सलाह? कैसी सलाह अम्मा, कहिए ना। बेटा, तुम इन राजकुमारियों के हाथ से लिया कोई भी रस का प्याला मत पीना, और अगर वह तुमसे बात करना चाहे तो तुम उन्हें बिना बात किए सोने का नाटक करने लगना। अजीत उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर परेशान होने लगा था। तभी एक बार फिर से वह बोला, अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। वह बूढ़ी औरत अपने हाथ में वस्त्र लिए अजीत से यह बात कह रही थी। तभी अजीत ने उनके हाथ से वह वस्त्र ले लिया तो बूढ़ी औरत उस वस्त्र को देते हुए अजीत से बोली, बेटा, यह वस्त्र कोई साधारण वस्त्र नहीं, बल्कि यह एक जादुई वस्त्र है, और तभी तुम इसे पहनोगे यह वस्त्र तुम्हें अदृश्य कर देगा। मगर ध्यान रहे, इस वस्त्र का उपयोग तुम्हें सावधानी के साथ करना होगा। जी ठीक है अम्मा, मैं आपकी सारी बातें याद रखूंगा। और फिर बूढ़ी अम्मा यह सुनते ही अचानक वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन अजीत उन्हें बिना देखे वहां से राजा विश्वजीत के महल जाने के लिए निकल गया था। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैंने सुना है आपकी पुत्रियों के घिसे जूते का रहस्य का आप पता लगा रहे हैं। हाँ, लगाना तो चाहता था, मगर अब मैंने हार मान ली है। खैर, तुम बताओ, किस लिए तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो? और फिर राजा के पूछने पर अजीत ने उन्हें इस रहस्य का सुलझाने की बात कही, जिसे सुनकर राजा बोले, तुम्हें क्या लगता है लड़के, तुम इस रहस्य को सुलझा लोगे? नहीं, दूर दूर से आए लोगों से ये नहीं हुआ, तो भला तुम क्या कर पाओगे? राजा की बात सुनकर अजीत चुप रहा। फिर कुछ देर बाद बोला, लेकिन महाराज, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, और मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर मैंने आपकी पुत्रियों के जूते का रहस्य नहीं सुलझाया तो आप मुझे जो सजा देंगे मुझे वो मंजूर होगी। ठीक है।
और फिर अजीत के वचन के आगे राजा को मजबूर होना पड़ा। लेकिन तभी अजीत दोबारा बोला, महाराज, मैं आज आपकी राजकुमारियों के कक्ष में रात बिताना चाहता हूँ। ठीक है मंत्री जी, आप अजीत को राजकुमारियों के कक्ष में लेकर जाएं। जी महाराज। और फिर कुछ ही देर में मंत्री जी अजीत को राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा चुके थे। तभी वहां बड़ी राजकुमारी आई और बोली, अरे अजीत, तुम यहाँ बैठे हो? तुमने कुछ खाया तो होगा ही नहीं, इसीलिए यह लो, मैं तुम्हारे लिए ताजे अंगूर का रस लेकर आई हूँ। पहली राजकुमारी ये कह ही रही थी, तभी सबसे छोटी राजकुमारी अजीत को मुस्कुराती नजरों से देखते हुए बोली, हाँ अजीत, तुम इसे पी लो। इसे पीने से तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। छोटी राजकुमारी बड़ी राजकुमारी के हाथ से वह अंगूर का रस लेकर अजीत को पिलाने के लिए आगे बढ़ी ही थी। तभी अजीत बोला, धन्यवाद राजकुमारी, लाइए। अजीत यह कहकर छोटी राजकुमारी के हाथ से वह रस का प्याला ले रहा था। तभी उसने जानबूझकर धक्का लगने का नाटक किया, जिस कारण वह रस से भरा प्याला गिर गया। ओहो, ये तो सारा गिर गया। कोई नहीं, हम तुम्हारे लिए दूसरा लेकर आते हैं। ओहो, ये तो सारा गिर गया। कोई नहीं, हम तुम्हारे लिए दूसरा लेकर आते हैं। इससे पहले राजकुमारी दूसरा रस लेने के लिए जाती, तभी अजीत बिना कुछ कहे कक्ष में रखी चादर को खुद पर लपेटकर खर्राटे लेते सोने का नाटक करने लगा था। और तभी उस खर्राटे लेते देख वह पांचों राजकुमारियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। बहनों, अब ये सो गया है, अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ दीदी, चलिए। और फिर सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपने बिस्तर पर जाते ही अपने दोनों हाथों से जोरदार ताली बजाई, जिससे उसका बिस्तर फर्श में धंस गया और वहां पर एक जालीदार दरवाजा दिखने लगा। और फिर वह पांचों उस जालीदार दरवाजे को खोलकर वहां से निकल चुकी थी। लेकिन उन्हें जाता देख अजीत ने तुरंत उस बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ वस्त्र पहनकर सोचा, अरे, वो बूढ़ी अम्मा ने सच ही कहा था। मैं इस वस्त्र को पहनते ही अदृश्य हो गया और अब मुझे कोई भी नहीं देख सकता। अब इससे पहले वो पांचों कहीं चली जाएं, मुझे उनके पीछे जाना होगा। और फिर अजीत भी उनके पीछे जा चुका था, जहाँ उस जालीदार दरवाजे के उस पास एक बहुत सुंदर दुनिया थी, जहाँ जगह जगह पेड़ों में चांदी के पत्ते लटक रहे थे। तभी उसने उस एक पेड़ के 3 पत्ते अपने पास छुपा लिए थे। अरे वाह, ये जगह तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अभी अजीत वहां की सुंदरता देखकर अपने मन में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसकी नजर उन पांचों राजकुमारियों पर गई जो एक झील किनारे जा रही थी। ओ तेरी, ये पांचों तो झील के उस पार जा रही हैं। मुझे भी इनके पीछे जाना होगा। और फिर अजीत में अपने सर पर तड़ी मारते हुए उन पांचों के पीछे भागा। अभी अचानक उस झील के किनारे 5 नाव आके रुकी, जिसमें 4 नाव में 4 सुंदर परी और 4 ही राजकुमार मौजूद थे। वो लोग राजकुमारी को बिठाकर चल दिए। अरे, इन चारों नाव में तो पहले से ही ये सारे लोग सवार हैं। भला मैं कैसे बड़ी राजकुमारी का पीछा करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं सबसे छोटी वाली राजकुमारी की नाव पर सवार हो जाता हूँ। वैसे भी ये तो खाली ही है। और फिर अजीत सबसे छोटी राजकुमारी के नाव में चढ़ गया था। तभी कुछ ही देर बाद वे सब एक बहुत खूबसूरत पानी के महल के पास पहुंचे, जहां पर हर परी अपने साथी के साथ नाच रही थी। लेकिन वह पांचों राजकुमारियां भी अपनी नाव से उतरते हुए वहां के राजकुमारों के साथ नाचने लगी थी। और फिर वह सुबह तक नाचती ही रही। लेकिन उन सबको नाचता देखकर अजीत हैरान हो रहा था। ओहो, तो इनके जूते घिसने का ये रहस्य था। अभी अजीत यह सोच ही रहा था, तभी अचानक वहां रात का अंधेरा खत्म होने लगा था और सारी राजकुमारियां दोबारा से अपनी नाव पर सवार होकर महल जाने के लिए निकल गई थी। और उन्हें जाते देख अजीत भी नाव में सवार होकर सोचने लगा, जैसे ही ये नाव किनारे पर रुकेगी, मैं वैसे ही कक्ष में जाकर सोने का नाटक शुरू कर दूंगा। और फिर अजीत नाव किनारे पर लगाते ही भागकर
कक्ष में आकर सोते हुए खर्राटे लेने का नाटक करने लगा। तभी बड़ी राजकुमारी उसे देखकर बोली, बहनों, यह देखो, यह अजीत तो सो रहा है। वैसे अच्छा ही हुआ, इसे हमारे बारे में पता नहीं चला। खैर, चलो सुबह हो गई है, हम बगीचे में चलते हैं। और फिर वह पांचों वहां से जा चुकी थी, लेकिन अजीत अपने हाथ में दबाए उस 3 चांदी के पत्तों को देख रहा था। महाराज, मैंने राजकुमारियों के जूतों का रहस्य का पता लगा लिया है। क्या वाकई? जी महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। महाराज, राजकुमारियों के जूते पानी के महल में नृत्य करने से घिसते हैं। नृत्य? ये तुम क्या कह रहे हो? भला राजकुमारियां नृत्य कैसे कर सकती हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो ये देखिए। और फिर अजीत ने राजा को अपने साथ लाए वहां के पेड़ के 3 चांदी के पत्ते दिखाए, जिसे देखकर ही लग रहा था वह पत्ता पृथ्वीलोक का ही नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं अभी राजकुमारियों को बुलाकर पूछता हूँ। और फिर राजा ने राजकुमारियों को बुलाकर उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर बड़ी राजकुमारी अंदर ही अंदर क्रोधित होते हुए अचानक रोने का नाटक करने लगी। पिताजी, आप हम पर शक कर रहे हैं। आपको इस अजीत पर भरोसा है? यह भी तो हो सकता है ना कि ये झूठ बोल रहा हो। नहीं पुत्री, मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ। और ये देखिए, अजीत के पास ये पत्ते भी हैं। राजा यह कहकर उन चांदी के पत्ते को दिखा ही रहे थे, तभी राजकुमारी बोली, पिताजी, ये पत्ते तो इसके खुद के ही हैं। आपको पता नहीं, तभी तो ये यहाँ आया था। तब मैंने इसकी गठरी में ये पत्ते देखे थे, और बाकी राजकुमारियों ने भी। अभी बड़ी राजकुमारी मक्कारी से यही कह रही थी, तभी बाकी की 4 राजकुमारियों ने भी यही कहा। और राजा यह सब सुनकर क्रोधित होकर अजीत से बोले, दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। हम तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। राजा और राजकुमारियों की बात सुनकर अजीत परेशानी से बोला था, नहीं नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। आप मुझ पर विश्वास करें, मुझे सजा मत दें। अजीत अपनी सफाई पेश ही कर रहा था, मगर राजा को उस पर यकीन नहीं हुआ। तब राजा ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, आज से इस अजीत को हमारा कैदी बना दिया जाए और साथ ही इससे महल के सारे काम करवाए जाएं। और अगर इससे जरा सी भी गलती हो तो इसकी इसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। और फिर राजा की सजा के मुताबिक अजीत सारा दिन काम करता रहा, और जहाँ कहीं भी उससे थोड़ी सी भी गलती होती, बदले में सैनिक उस पर बहुत जुल्म करते और वह रोता। तभी एक दिन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ मछलियों को दाना डालने। और फिर अजीत अपने दर्द की परवाह किए बगैर तालाब में मछली को दाना डालने गया। तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई जो उस दूसरी दुनिया का राजकुमार था, मगर वह एक मनुष्य के रूप में पानी में डूब रहा था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ। अरे, ये तो उस दुनिया का वही राजकुमार है, मगर ये यहाँ इस तरह पानी में कैसे? नहीं नहीं, इससे पहले ये डूब जाए, मुझे इसे बचाना होगा। और फिर अजीत अचानक ही उस राजकुमार को बचाने के लिए उस तालाब में कूद गया था, लेकिन उसके पानी की छलांग लगाते राजकुमार कहीं गायब हो गया। लेकिन अजीत पानी के अंदर जाते ही पानी की दुनिया में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक राक्षसनी से हुई। अच्छा, तो तुम उस राजकुमार को बचाने आए थे, मगर अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? राक्षसनी के इस तरह कहने पर अजीत परेशानी से बोला, तुम कौन हो और ये तुम मुझसे क्या कह रही हो? मैं इतना कह रही हूँ कि आज से तुम मेरे कैदी हो।
नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक मायावी राक्षसनी हूँ और जो भी एक बार मेरी इस दुनिया में आ जाए, मैं उसे हमेशा के लिए कैद कर लेती हूँ। और फिर वह राक्षसनी अजीत को कैद कर चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ कई दिन बीतने पर तभी अजीत का कुछ भी नहीं पता चला। तो एक सैनिक ने राजा से कहा, महाराज, हमने अजीत को हर जगह तलाश कर लिया, मगर वो हमें नहीं मिला। लगता है वो सच में भाग गया है। अभी महाराज सैनिक की बात ही सुन रहे थे, तभी वहां पर भोला, अजीत का भाई, रोते हुए आया और बोला, महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरे भाई को निकले काफी समय हो गया है महाराज, मगर वो घर नहीं आया। तो मुझे पता चला कि वो यहाँ आपके पास आया है, कोई रहस्य का पता लगाने। राजा भोला की बात सुनकर बोले, तुम्हारा भाई अजीत यहाँ से जा चुका है, अब हमें नहीं पता वो कहाँ गया है। राजा की ये बात सुनकर भोला मायूसी से लौट रहा था। तभी अचानक वहां 5 राजकुमारियां आई और उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर वह बोलने से पहले ही एक पत्थर की मूर्ति बन गई। लेकिन राजा ये देखकर परेशानी से बोले, अरे, ये मेरी पुत्रियों को क्या हो गया है? ये पत्थर की मूर्ति कैसे बन गई? अभी राजा रोते हुए कह ही रहे थे, तभी मंत्री जी बोले, महाराज, ये तो कैलाश पर्वत के महान तपस्वी ही आपको बता सकते हैं। मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। और फिर कुछ ही देर में वहां महान तपस्वी राजमहल पहुंचे। महाराज, आपकी राजकुमारियों पर एक श्राप है, जिसकी वजह से किसी दूसरी दुनिया के कैदी हैं, और लगता है शायद इन्होंने आपको कोई सच्चाई बताने की कोशिश की है, तभी ही वो पत्थर की मूर्ति बन गई हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब अजीत सब कुछ सच कह रहा था। अजीत ने क्या कहा? आप किस सच की बात कर रहे हैं? और फिर तपस्वी के पूछने पर राजा उन्हें अजीत के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर तपस्वी बोले, महाराज, अब अजीत ही आपकी पुत्रियों को उस श्राप और उस दुनिया से आजाद करवा सकता है, इसलिए आप उसे जल्द यहाँ बुलाइए। मगर महाराज, अजीत तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, वो तो अपने घर भी नहीं गया, इसका भाई भी उसे ढूंढ रहा है। राजा के बोलने के बाद भोला भी रोते हुए बोला, पता नहीं मेरा भाई कहाँ चला गया, इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और फिर भोला के कहने के बाद तपस्वी अपनी आंखें बंद करके वहां से गायब होकर उस नहर के अंदर गए, जहां पर अजीत कैद था। हे तपस्वी, मेरी मदद कीजिए, मुझे इस राक्षसनी से बचाइए। अजीत, तुम फिक्र मत करो, मैं तुझे इस राक्षसनी से आजाद कराने आया हूँ। अभी तपस्वी ये कह ही रहे थे, तभी वहां राक्षसनी प्रकट हुई। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी और मैं अब तुझे भी अपना कैदी बना लूंगी। अभी राक्षसनी यही कह रही थी, तभी तपस्वी ने अपनी शक्ति से उस राक्षसनी का अंत कर दिया और अजीत को वापस महल लेकर आ गए। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो मैं हमेशा के लिए पानी में कैद रहता। अभी अजीत यह कह ही रहा था, तभी राजा रोते हुए बोले, अजीत, मुझे माफ कर दो, तुम सच्चे थे, लेकिन मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया, और अब देखो मेरी पुत्रियां पत्थर बन चुकी हैं, और अब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। अजीत राजा की बात सुनकर हैरान हो रहा था। तभी तपस्वी बोले, अजीत, तुम्हें पानी के महल जाकर वहां लगे एक समुद्री पेड़ के फल को लाकर उसका रस इन 5 राजकुमारियों की मूर्ति पर डालना होगा, तभी ही मैं इन्हें
इस श्राप से आजाद कर दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और फिर अजीत बिना सोचे समझे उस पानी के महल में गया था, जहां पर उन पांचों राजकुमारियों की हूबहू शक्ल की कन्याएं वहां एक पेड़ से बंधी रो रही थी। तभी अजीत बोला, राजकुमारियां, आप तो पत्थर बन चुकी थी, तो यहाँ क्या कर रही हैं? बड़ी राजकुमारी रोते हुए, हाँ, क्योंकि हम पर एक परी का श्राप है। यह कुछ समय पहले की बात है। तभी हमने एक जलपरी को उसके राजकुमार के साथ नाचने देख उसका मजाक उड़ाया था, और तभी जलपरी ने क्रोध से हमें श्राप दिया। तब हम हर रोज रात में बिना रुके नाचते हैं, और अगर हमने इस सच्चाई को किसी को भी बताया तो वह हमें पत्थर बना देगी। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आप सबको बचा लूंगा। और फिर अजीत यह कहकर वहां पर लगे पेड़ों से उस समुद्री फल का रस लाकर तपस्वी को देकर बोला, ये लीजिए तपस्वी, मैं उस समुद्री फल का रस ले आया हूँ। और फिर तपस्वी अजीत के हाथ से उस रस को लेकर उन पांचों राजकुमारियों की पत्थर की मूर्ति पर डाल चुके थे। रस डालते ही वे सारी राजकुमारी अपने श्राप से आजाद हो चुकी थी। महाराज, आपकी पुत्रियां अब उस श्राप से आजाद हैं। राजा तपस्वी की बात सुनकर खुशी से अजीत की तरफ गए और बोले, अजीत, तुमने न सिर्फ उस रहस्य का पता लगाया है, बल्कि मेरी पुत्रियों को उस श्राप से आजाद करवाया है। इसलिए मैंने अपने कहे के तहत अपनी सबसे बड़ी पुत्री का विवाह तुमसे करता हूं, और साथ ही तुम्हें हमारे राज्य का अगला राजा घोषित करता हूं। और फिर इसी प्रकार से राजा विश्वजीत अजीत को अपने राज्य का अगला राजा बना दिए। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें। थैंक यू।